छात्र छात्राएं, आपका बाल भारतीय विद्यालय बस्ती रसूलपुर मिर्ज़ापुर नामक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आज आप लोगों को अब तक बताया हूँ ऋष दीर्घ, अब बताने जा रहा हूँ प्लुत स्वर। इसमें यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इसको फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि हमने बताया कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, एक ऋष और दूसरा दीर्घ और तीसरा हम बताने जा रहे हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जैसे हमने बताया कि जिसमें एक मात्रा का समय लगता है उसको ऋष स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर यानी दीर्घ स्वर का मतलब जैसे आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ। और उसके बाद होता है प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे आ या 3, ई 3, उ 3 आदि प्लुत स्वर हैं। यानी विशेष प्लुत स्वर लिखने की विधि यह है कि दीर्घ स्वर लिखकर उसके आगे प्लुत सूचक यानी 3 का चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे ओ। उसके बाद आप आइए व्यंजन। व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्पर्श, दूसरा अंतस्थ, तीसरा उष्ट। क वर्ग से प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ळ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये जो है ये सब स्पर्श व्यंजन है। और अंतस्थ य, र, ल, व ये अंतस्थ होते हैं। और श, ख, स, ह ये उष्म व्यंजन है। तो और देखिए छ यानी क धन श, छ क धन मूर्धन्य श। मूर्धन्य श को कभी कभी हम ख भी कहते हैं। और त्र आधा त र मिलकर त्र, ज, ज और रे मिलके ये संयुक्ताक्षर हैं। अनुस्वार, अब उसके बाद आता है स्वर के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जैसे गंगा, चंगा, दंगा। उसके बाद आइए विसर्ग। स्वर के आगे लगे 2 बिंदुओं को विसर्ग सजाते हैं, जैसे नमः, पुनः। अब उसके बाद होता है अनुनासिक, जिसको हम कहते हैं ञ, म, ङ, ण, न को अनुनासिक कहते हैं, यानी ये दांत की सहायता से बोले जाते हैं। वर्ग नाम स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग जैसे क, ख, ग, घ, म ये सब हलंत होते हैं। च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ळ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब प्रयत्न क्या है? वर्णों का उच्चारण करने में बोलने वाले को कुछ चेष्टा करनी पड़ती है। इस चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के 2 प्रकार होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर का तात्पर्य उस चेष्टा से है जो वर्ण की ध्वनि निकलने से पहले मुख के अंदर होती है। बाह्य प्रयत्न मुख से वर्ण निकलने के समय होता है। अब देखिए जैसे आप लोग यहाँ देखते हैं कि हमने बताया है, जैसे ये जिसको ये हम मूर्धन्य श कहते हैं, इसको कभी काल पढ़ते समय जैसे हम पढ़ते हैं श, ख, स, ह। तो ये जो श है, मूर्धन्य श है, इसको ख हम कब पढ़ते हैं? जब किसी भी वाक्य के पहले यह आता है तो हम इसका ख का उच्चारण करते हैं। जैसे खडानन, खडपद, खट ऋतु, खट कोण। और जब यह किसी शब्द के मध्य या अंत में आता है तो उसका उच्चारण हम स के रूप में करते हैं। जैसे ऋषि, कृषक, वृषभ, वृषण आदि। तो कहने का तात्पर्य है कि इस तरह से हमें कोई वाक्य बोलने में उस पर विशेष ध्यान दें कि जब ये मूर्धन्य श जिसको हम ख कहते हैं, जब कोई वाक्य पहले आता है किसी वाक्य के पहले, तो हम इसको हमेशा ख का उच्चारण करते हैं। खडानन, खटपट, खटरी,
खटकोण। जब मध्य में आए जैसे ऋषि, कृषक, वृषभ, वृषण, तो जब मध्य में या अंत में आए तो वहां स का प्रयोग होता है। और दूसरी चीज, कुछ जगह हमने यह देखा है कि लोग जैसे एक छोटा सा है, इसको जैसे स्नान, स्तंभ, स्टूल, स्कूल। हाँ देखिए, जैसे कुछ लोग इसको स्नान कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, ये टोटल गलत है। देखिए, इसका नियम यह है कि जब अ के बाद आ आवे तो उसके पहले हम आ का प्रयोग करते हैं। जैसे स्नान, न पर न, यहाँ अ और आया स्नान, इसलिए हम यहाँ आ का उच्चारण करते हैं। स्तंभ, तो यहाँ हम आ का उच्चारण करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए हम स्टूल कहते हैं। तो जब आ के बाद दूसरा यानी दीर्घ संधि आती है, स्वर आता है, जैसे कहते हैं स्टूल, स्कूल, तो यहाँ हम ई का उच्चारण करते हैं। स्टूल, स्कूल, स्त्री, तो हम ई का उच्चारण करते हैं। हमको सबसे पहले यह देखना है कि ये जो छोटा स है उसके बाद जो भी व्यंजन है उसके साथ कौन सा स्वर लगा है। जैसे यहाँ आ आया है तो इसलिए उसके पहले आ के पहले छोटा अ होता है, जबकि छोटे आ की मात्रा नहीं होती है। और स्तंभ, तो देखिए यहाँ छोटा आ है इसलिए यहाँ अ का उच्चारण होगा। और स्टूल में या इसके पहले छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ओ आता है तो उसके पहले ई का प्रयोग करते हैं, जैसे स्टूल, स्कूल। तो भाई ये देखिए, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको फॉलो और सब्सक्राइब करें।